सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर और उसके क्वेश्चंस किए हैं। मेक श्योर कि सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर की जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको एक चैप्टर के करने ही करने हैं। ठीक है, आज में ही सॉल्यूशन के कंप्लीट करो, आज ही इलेक्ट्रो के कंप्लीट करो, पॉसिबल हुआ तो काइनेटिक्स, अदरवाइज कल मॉर्निंग में काइनेटिक्स कर सकते हो, राइट। ऐसे कर करके चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। उतने ही क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे थे बिकॉज वही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए थे मैंने उसमें, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, चलो अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एक तो इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? देखो, जहाँ पे केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। अब ये वो वाली रिएक्शंस होंगी जो स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप से वो रिएक्शन हो रही हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे जो रिएक्शंस होंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, बिकॉज कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं ताकि वो रिएक्शन हो जाए, राइट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सभी को पता है, ये वाला सेटअप थोड़ा सा याद रखना। जैसे मान लो जिंक रोड है, उसको जिंक सल्फेट में डाला हुआ है। इन द सेम वे कॉपर रोड है, उसको कॉपर सल्फेट में डाला हुआ है। जितनी भी सेल्स होती हैं प्लेटिनम कोटेड होती हैं यूजुअली, क्योंकि वो एक इनर्ट मेटल होता है अगर हम कंडक्टिविटी सेल को मेज़र करते हैं तो। ओके, तो अभी इनको कनेक्ट करते हैं एक वायर के थ्रू, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहाँ पे सोल्ट ब्रिज होता है, ये बात सभी को पता है ना। सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या फंक्शन है सोल्ट ब्रिज का वो भी। अब आपको जो मेजरली याद रखना है, हुआ क्या, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। मैं आपको मेन कंटेंट करा रही हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस हो सकें। राइट साइड में रिडक्शन होती है ना, आर से याद रख सकते हो, या फिर एक अलोन वर्ड है उससे याद रख सकते हो। कैसे? अ मतलब एनोड, इस साइड वाली को क्या बोलते हैं हम? एनोड। एल मतलब लेफ्ट साइड है। ओ मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। एन मतलब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ना। ई मतलब जस्ट एक वर्ड कंप्लीट करने के लिए है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, रिडक्शन होगी, राइट साइड होगी, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगी और कैथोड होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो आप सबको ये तो पता है कि जिंक से जब Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन, दैट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ओके, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। सेल को रिप्रेजेंटेशन देखो, ये लेफ्ट साइड है, जिंक सल्फेट से यहाँ पे क्या बना है? जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ये रहा जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये वाली जो आपकी इलेक्ट्रोड है ये पतली होती जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? ये रहा कॉपर 2 पॉजिटिव, देखो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दिया, है ना, कॉपर। तो ये बन के ये कॉपर बनता जाएगा तो यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाएगी, तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये थिक होने लग जाएगी और ये वाली थिन होने लग जाएगी, है ना। अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड को लिखते हैं, ऑक्सीडेशन को लिखते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में भी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन को लिखना है, यहाँ पे रिडक्शन को लिखना है। ठीक है, बीच में ये क्या है? सोल्ट ब्रिज।
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ऑक्सीडेशन में जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो हमने क्या किया, जिंक लिया, उससे बनाया जिंक 2 पॉजिटिव, हो गया सेल आपका इस साइड का। इस साइड क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, सो यू कुड से कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर। इससे ये बना, इससे ये बना। और याद रखना सोल्ट ब्रिज के आसपास आयन्स ही आते हैं हमेशा, तो ये एक कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन है। फिर इनके ब्रैकेट में इनका कंसंट्रेशन भी लिखा जाता है, मान लो 1 मोलर है, 0.1 मोलर, जितना भी मोलर होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आपकी पूरी एक सेल रिप्रेजेंटेशन कही जाती है। अच्छा, इसके बाद ई कैसे निकालते हैं, ई तो नेक्स्ट है आपके पास किसी का भी इलेक्ट्रोड ईएमएफ पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई नोट। हमेशा ई नोट ऑफ राइट, ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में करा रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि सबने एक बार तो पढ़ ही लिया है, फिर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, एक बार थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ओवरऑल अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट मतलब जो भी राइट साइड है रिडक्शन, माइनस लेफ्ट मतलब जो भी लेफ्ट साइड है ऑक्सीडेशन। तो इधर रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, वो इधर लिखना है, माइनस का साइन लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक, लेकिन हमेशा हमेशा याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाता है, भले ही यहाँ से यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम यहाँ जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा Zn2 पॉजिटिव टू Zn। समझ आई मेरी बात, मतलब हमें यहाँ पे ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, उसी फॉर्म में ही ये ई नोट निकालना है। राइट साइड में तो हो ही रिडक्शन रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा था, यहाँ पे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन हम लिखेंगे हमेशा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। और ई नोट निकालते कैसे हैं, राइट माइनस लेफ्ट से, लेकिन किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। एक बार थ्योरी समझ लो, फिर क्वेश्चंस करोगे ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद ई सेल कैसे भी निकालते हैं जनरली, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे निकालते हैं, ये तो एक कंसंट्रेशन अगर सेम होगी, फिक्स होगी, अगर अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालते हैं, हमारे पास उसके लिए होती है नर्स्ट इक्वेशन, है ना। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन ऑफ जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन था डिवाइडेड बाय में जो भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा। जैसे मैंने यही सेम सेल लिया, इसमें जो भी ई नोट आया था यहाँ पे मेरा, वही ई नोट तो यहाँ पुट करना है। आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर की वैल्यू सभी को पता है 8.314। टी का भी टेम्परेचर अगर आपके पास दिया हुआ है फिक्स्ड 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको कर सकते हो इजीली 298 केल्विन, है ना, इतना मान के यहाँ पे रख सकते हो। एन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, एफ मतलब सभी को पता है 96500 भी लिख सकते हो, 96457 जो एग्जैक्ट होती है वो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको 96500 करके भी याद कर सकते हो, राइट। एल एन को लोग में कन्वर्ट करो, देखो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस इसकी रखो 8.314, टेम्परेचर रखो 298, एन रखो इनटू में 96500 रखो। इसको जब भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। इसका बना दो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मैंने कुछ नहीं किया, एल एन को लॉग बनाया तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये सारी वैल्यूज़ की जगह 0.059 ये याद रखना, ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। एन बचता था, एन यहाँ लिख दिया, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू ई सेल, ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है ना। अब इस नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको करने हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचानने हैं, उसको यहाँ रखना है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखनी है, रिएक्टेंट की यहाँ रखनी है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसकी रखोगे, देखो इन मेटल की तो कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, आयंस की होती है ना कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों इक्वेशन में से प्रोडक्ट साइड कौन सा आयन है, यही दिख रहा है मुझे, तो यहाँ तो कोई आयन है नहीं। ऐसे ही रिएक्टेंट वाली साइड कौन सा आयन है, कॉपर, तो प्रोडक्ट वाली साइड जिंक था, तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड में लिख दूंगी जिंक 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन।
रिएक्टेंट वाली साइड में कॉपर टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी दी होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। प्लस एक चीज़ और, मान लो आपको किसी इक्वेशन में ऐसा आए कि जिसमें 2 Ag बन रहे हो, 2 Ag पॉजिटिव, मान लो प्रोडक्ट साइड में, तो आपको Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर 2 लगाना है। जैसे ये तो आपके पास 1 नहीं बन रहा था, अगर किसी इक्वेशन में ऐसा हो कि 2 Ag से Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो Ag 2 हैं तो आपको इसमें Ag का ऊपर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 3 होंगे तो क्यूब लिखना पड़ेगा, इस टाइप से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, ये जब आप कर लोगे लास्ट इक्वेशन, फिर इसके बाद आपके पास आता है जनरल फैराडे लॉ, या फिर ये आपके पास होता है ना जिसमें आप रेजिस्टेंस निकालते हैं, कंडक्टेंस निकालते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, वो भी याद रखना, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद। ठीक है, ये क्विक रिवीजन दे रहे हैं हम, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सब का। R क्या होता है जिसमें रेजिस्टेंस, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, L क्या होता है लेंथ, A क्या होता है एरिया, और लेंथ अपॉन एरिया को एक साथ सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रखना। इन द सेम वे कंडक्टेंस क्या होती है, G इज इक्वल्स टू, G मतलब इसका उल्टा किया तो यहाँ पे 1 बाय रो करना पड़ेगा, यहाँ पे A बाय L करना पड़ेगा, है ना। इसका उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। एक G गिब्स फ्री एनर्जी भी होता है, यहाँ पे G कंडक्टेंस है, याद रखना। इसको हम 1 बाय रो को कापा भी लिखते हैं, इस तरीके से कापा लिखना थोड़ा अलग से, और A बाय L, ये L बाय A नहीं है, A बाय L है, मतलब अपॉन में सेल कांस्टेंट है ना। ये आपके पास कंडक्टिविटी, ठीक है, जैसे रेजिस्टिविटी होती है वैसे कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अभी तक समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखना आराम आराम से, फिर से 2 बार 3 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करने लगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके। ये कंडक्टिविटी है, ये एरिया है, ये लेंथ है। अब आपको इनके बाद एक और चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज डिबाय-हक्केल-उनसेगर इक्वेशन। इसके बाद आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इनका पता होना चाहिए। कुछ ये हैं जो क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं एग्जाम्स में, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट में भी ओवरऑल पूरा ही चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन सुपरफिशियल कंटेंट देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आप अच्छे से जिसको अभी याद करके क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखना, जो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं, याद रखना कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने यहाँ पे कुछ डाइल्यूशन कर दिया, मतलब और पानी को ऐड कर दिया, इसको डाइल्यूट कर दिया, है ना। अब क्या होगा, जैसे जैसे इसको डाइल्यूट करोगे और पानी ऐड करोगे, तो आयंस इधर उधर वो करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, आयन की मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीजेस। तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी, मतलब आयंस की मूवमेंट की वजह से ही तो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोला, एक कंटेनर लिया, उसमें कोई सॉल्यूशन डाला, तो फिर मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो किसी सॉल्यूशन की किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से। अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन में पानी ऐड किया, उसको डाइल्यूट करते गए, तो आयंस की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, मतलब अगर आपने उसमें डाइल्यूशन किया तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि ये आपके पास कोई भी कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। एक साथ पूरा की पूरा चैप्टर नहीं सुन पाओ, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर सुनना, है ना।
ताकि दिमाग में जाए जो भी मैं बोल रही हूँ वो। ओके, सो डाइल्यूशन करेंगे, इसमें पानी को ऐड करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे। मतलब मान लो यहाँ पे पहले 3-4 मॉलिक्यूल्स थे, पानी डाला, इधर उधर मूवमेंट हुई मॉलिक्यूल्स की, तो इतने पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो कम बचे, है ना। मान लो पहले 4 थे, अभी 2 बचे। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितने आयन्स हैं उनकी वजह से कितनी कंडक्टिविटी है। तो डाइल्यूशन करने पे एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आयन्स कम कर जाते हैं, है ना। इसीलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया डिक्रीज कर जाते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। इसको याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, इनमें क्या बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो आपके पास एक ग्राफ है उसको भी याद रखना, लैम्डा एम रूट सी के बीच में होता है ये ग्राफ। ये भी याद रखना, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी। जस्ट याद करना आपको, डी बाय हकल-ओनसेगर इक्वेशन होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है इस क्लास में, हायर क्लासेस में होती है। अभी के लिए सिर्फ इसका ग्राफ याद रखो कि मोलर कंडक्टिविटी हमने बोला बढ़ती तो है डाइल्यूशन के साथ, अब ये भी फर्दर स्ट्रॉन्ग के लिए और वीक के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे बढ़ जाती है, एक पर्टिकुलर एंड भी आ जाता है यहाँ पे। वीक के लिए एकदम से बढ़ जाती है और कोई एंड भी नहीं आता। ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग के लिए, ये है वीक के लिए। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। वीडियो को पॉज करना, रेस्ट लेना, अगर कॉन्टिन्यूटी में इतना नहीं सुन पाओ फिर उसके बाद सुनना। ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्यों बढ़ती है, देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, मान लो KCl है ना, जैसे जैसे पानी डालोगे इधर उधर मूवमेंट होगी आयंस की तो बढ़ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल रीज़न कि मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाता है तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेम रीज़न स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक के केस में क्या होता है, वीक मतलब मान लो एसिटिक एसिड CH3COOH, अब इसके केस में एकदम क्यों बढ़ गई, देखो वीक की स्ट्रॉन्ग से तो कम है पहले, है ना, बाद में बढ़ गई। पहले क्यों कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी टूटे ही नहीं हुए, ये अच्छे से नहीं टूटे हुए हैं। CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, इसमें इक्विलिब्रियम बना हुआ है, ये पूरे नहीं टूटे हुए हैं। यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में है, कुछ इस फॉर्म में है। अगर ये अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं है दैट मीन्स कि ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी। धीरे धीरे क्या होगा, ये टूटना भी स्टार्ट होंगे और मूवमेंट भी स्टार्ट होगी। इसमें दो काम हो रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ आयंस मूव कर रहे हैं क्योंकि वो टूटे तो ऑलरेडी हुए हैं, यहाँ पे आयंस टूट भी रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो एकदम से बढ़ जाती है वीक की। समझ में आई? अच्छा, लैम्डा नॉट होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन को बिल्कुल ज़ीरो तक कर दिया, कंसंट्रेशन को अप्रोच करके ज़ीरो तक कर दिया, उस टाइम पे जितनी भी कंडक्टिविटी है वो है लैम्डा नॉट एम। समझ में आया? ओके। अब इसके बाद आपका बचता है कोलराश लॉ। कोलराश लॉ, कोलराश लॉ होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बेस पे ही सिंपली। जैसे मान लो आपने निकालना है NaCl का लैम्डा नॉट एम, तो कैसे निकालोगे, लैम्डा नॉट निकालोगे आप Na का प्लस में लैम्डा नॉट एम करोगे Cl का, मतलब अलग अलग कर दिया। लैम्डा नॉट एम अगर आपको निकालना है BaCl2 तो कैसे होगा, लैम्डा नॉट एम Ba का 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इसका यहाँ पे, प्लस में लैम्डा नॉट एम Cl का होगा, लेकिन यहाँ पे एक Cl नहीं है, यहाँ पे कितने Cl है, 2, तो वैल्यू को डबल करना पड़ेगा। लैम्डा नॉट एम निकालना है आपको Al2SO4 थ्राइस का, कैसे निकालोगे बताओ। लैम्डा नॉट एम एक तो रखोगे Al का, चार्ज तो अपोजिट जाएंगे 3 पॉजिटिव, कितने Al हैं
2 है ना, प्लस लैम्डा नोट m SO4 का चार्ज इसका आएगा इस पे 2 नेगेटिव, कितने SO4 है 3। समझे कैसे निकालना है? मैंने इसमें ऑलमोस्ट तीनों एग्जाम्पल कवर कर दिए, जिससे किसी का भी अभी निकाल सकते हो आप। ओके, तो इससे निकलता है कुल रश लो। अब एक और फॉर्मूला याद रखना है KA या फिर अल्फ़ा का। अल्फ़ा कैसे निकलता है यहाँ पे, जो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, उसी का ही इस फॉर्म में कैसे निकलता है, लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नोट m। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको क्या करेंगे, लैम्डा नोट m तो यहाँ से निकालने को बोलेंगे, लैम्डा m दे देंगे और बोलेंगे अल्फ़ा निकालो, है ना। तो उसको इस फॉर्मूला से निकालना है। फिर KA सबको पता है, लास्ट क्लास में भी था, C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, है ना, ऐसे करोगे। ओके, इसके बाद कुछ थोड़ा सा हमारा कंटेंट बचता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और एक फैराडे लो। फिर इसके बाद बैटरीज और सेल, ये सेल एंड बैटरी आप खुद से पढ़ सकते हो, कोरोजन सेल बैटरी, ये तो ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, रटने टाइप है, इसको डायरेक्टली बुक से पढ़ना, जो भी इक्वेशन हो उसको रटना है अभी अच्छे से। जैसे इन्वर्टर में होती है निकल प्लैटिनम, जितनी भी बैटरी सेल्स हैं वो सब। ये वाला कंटेंट नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, इसको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से देखना, बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। सेकंड पार्ट में हम ये वाले दोनों टॉपिक्स करेंगे, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में उसके क्वेश्चंस।